अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर सॉफ्टवेयर। आज हम देखेंगे कि प्रोसीजर्स में पैरामीटर पास कैसे किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में देखते हैं, हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन पूरा एक कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पर कि जब फंक्शन का नाम लिखते हैं हम, लेट्स सपोज ये फंक्शन का नाम है फन, और इसमें हमारे पास यहाँ पर आर्गूमेंट्स होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। सिमिलरली ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न की जो टाइप होती है वो यहाँ पर मेंशन होती है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, वॉइड है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में प्रॉपर इस तरह का कोई कंस्ट्रक्ट नहीं होता। तो असेंबली लैंग्वेज इज अ बिट डिफरेंट। तो पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पर आर्गूमेंट्स नहीं कहते, बल्कि हम पैरामीटर्स का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो हमें एक शेयर्ड जो एक्सेसिबल मेमोरी है वहां पर जो पैरामीटर्स हैं उनको प्लेस करना पड़ता है। अब ये जो स्टोरेज एरिया है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, नंबर 1। हमारे पास ये स्टैक हो सकती है, नंबर 2। और नंबर 3 हमारे पास ये रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। वेरिएबल्स का मतलब है वी आर मीनिंग मेमोरी, हमारे पास मेमोरी हो सकती है, हमारे पास स्टैक हो सकती है, और हमारे पास रजिस्टर्स हो सकते हैं जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे AX, BX एंड सो ऑन। तो इनको हम यूज कर सकते हैं टू प्लेस आवर पैरामीटर्स बिफोर कॉलिंग द प्रोसीजर। यानी जब हम कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो उससे पहले पहले हमें हमारे जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो कंटेंट्स हैं, उनको पहले हमें या स्टैक में मूव करना पड़ता है, या वेरिएबल्स के अंदर हम मूव कर सकते हैं, या हम रजिस्टर्स में मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं। जो कॉमन मेथड्स हैं पैरामीटर पास करने के, वो हमारे पास हम ज़्यादातर फ्रीक्वेंट यूज़ ये 2 ही करते हैं, और ये रिकमेंडेड है, रजिस्टर्ड मेथड और स्टैक मेथड। इसको हम आगे लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे फॉर पासिंग पैरामीटर्स टू अ प्रोसीजर। ये रिकमेंडेड क्यों है? जब हम आगे वेरिएबल का यूज करेंगे एक एग्जांपल में, वहां पर ये पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। हम अगर पैरामीटर पासिंग मेथड्स को डिस्कस करें तो हमारे पास 2 होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस होता है, नंबर 2 कॉल बाय वैल्यू होती है। जब हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड की बात करते हैं तो हम जो पैरामीटर्स आपका एक प्रोसीजर रिसीव करेगा उसमें वो पॉइंटर्स को रिसीव करता है। तो पॉइंटर का मतलब है वेरिएबल नेम, किसी मेमोरी की लोकेशन। तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वो वेरिएबल नेम्स जो हैं वो पॉइंटर्स का रोल प्ले करते हैं, बिकॉज पॉइंटर्स और वेरिएबल्स नेम जस्ट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ मेमोरी। और जिस तरह हमारे पास एरे है, एक वेरिएबल बनाएं तो उस वेरिएबल को फिर आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं वंस यू हैव दैट मेमोरी लोकेशन। और जो दूसरा मेथड है उसमें हमारे पास कॉल बाय वैल्यू है, इसमें हम वेरिएबल्स नहीं बनाते। तो याद रख लें जो डिफरेंस है, इसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट वेरिएबल्स किसके लिए क्रिएट करते हैं? पैरामीटर पास करने के लिए और वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। यानी फॉर पासिंग पैरामीटर्स एंड टू रिटर्न वैल्यूज। जो आपका प्रोसीजर जो काम करेगा उसको जब रिटर्न करेगा तो उसके लिए आपको वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं इन कॉल बाय रेफरेंस। वाइल इन कॉल बाय वैल्यू हम या तो स्टैक का यूज करेंगे और यूज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे। इसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम वैल्यू देते हैं उस मेमोरी पर, एक सर्टेन मेमोरी पर जो वैल्यू पड़ी है वो हम स्टोर करते हैं, या रजिस्टर में स्टोर करेंगे या स्टैक पर स्टोर करेंगे, एंड इट इज अ बिट फास्टर। ये हमारे पास पैरामीटर पासिंग का पहला मेथड है कॉल बाय रेफरेंस। और जिस तरह पहले मैंने बताया, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं फॉर पासिंग आर्गुमेंट्स बिफोर कॉलिंग अ प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यहां पर आप देखें एरे सम हमारे पास एक प्रोसीजर है। यहां पर देखें ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ये एंड हो रहा है, और ये हमारे पास कॉल्ड प्रोसीजर है। इसको हम मेन प्रोसीजर के अंदर कॉल करेंगे। मेन प्रोसीजर कुछ देर बाद आपको दिखाता हूं मैं। और यहां पर अगर हम नोट करें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एरे हमारे पास होगी डबल वर्ड्स की, और उन एरे के एलिमेंट्स को हम सम करेंगे। ये प्रोसीजर ये काम कर रहा है। यहां पर अगर आप नोट करें, जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, रेफरेंसेस की, वी आर जस्ट कॉलिंग अ वेरिएबल्स, बिकॉज वेरिएबल्स आपके पॉइंटर्स होते हैं, और वो रेफरेंस का काम ये कह रहा है। 2 रेफरेंसेस का हम यूज कर रहे हैं और उनके नाम भी बता दिए। एक माई एरे आपकी एरे का नाम है, और दूसरा रेफरेंस क्या है, द सम, जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर कर। इसमें अगर हम नोट करें तो हमारे पास ESI है, ये एरे का इंडेक्स होल्ड कर रहा है 0, क्योंकि जो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस मैंने आपको बताया था, लेट्स सपोज यहाँ पर एरे कौन सी बनी हुई है, माई एरे बनी हुई है। तो हम लेट्स सपोज यहाँ पर माई एरे बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एरे है,
उसके कोई भी एलिमेंट है A0, A1, A2, A3, A4, 5 एलिमेंट्स हमने बना लिए और हमें पता है एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। इस 0 को हमने कहाँ प्लेस कर दिया? ESI में, एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स के अंदर इसकी वैल्यू है 0 और EX में हमने सम डालना है, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया और ये एरे के कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो काउंट हमने ECX के अंदर डाल दिया। ECX में 5 वैल्यू पड़ी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो गिवन कोड है वो कॉल बाय रेफरेंस उसमें यूज हो रहा है, पैरामीटर पासिंग का मेथड, या कॉल बाय वैल्यू हो रहा है? ये चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ESI में देखें 0 पड़ा है और हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो पॉइंटर्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखें ESI में क्योंकि 0 पड़ा था तो ये हम डायरेक्टली उस वेरिएबल यानी उस एरे के एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारा वेरिएबल डायरेक्टली यूज हो रहा है उस प्रोसीजर के अंदर। और दूसरी चीज, जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम स्टोर किस में कर रहे हैं? वो भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो जब वेरिएबल्स का यूज हो जाए इस तरह कि आप डायरेक्टली उस वेरिएबल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ आया कि ये कॉल बाय रेफरेंस है और नॉर्मली हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ये नॉट रिकमेंडेड है, नॉट अप्रूव्ड और नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपका एक जो प्रोसीजर है वो डायरेक्टली बाउंड हो जाएगा वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एरेज बनी हुई हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 3। तो यहां पर एरे 1 को यूज करने के लिए आपका प्रोसीजर स्पेसिफिकली एरे 1 लिखेंगे, फिर एक अलग प्रोसीजर बनाएंगे जो कि एरे 2 पर काम करेगा, फिर एरे 3 पर काम करेगा। तो इस वजह से ये नॉट रिकमेंडेड है। अगर इसको वर्किंग देखें तो यहां पर हम फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि ESI में 0 पड़ा है, आपका पहले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करके हम ऐड किस में कर रहे हैं? EX के अंदर। तो EX में पहले देखें 0 पड़ा है आपका, EAX में 0 पड़ा है और इस 0 में हम फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो A0 वो कर रहे हैं 0 प्लस A0 एंड रिजल्ट इज अपडेटेड इन EX। फिर उसके बाद हम ESI में 4 ऐड कर रहे हैं। 4 का मतलब है हम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे फिर, क्योंकि ये 32 बिट आर्किटेक्चर है। अब हम इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद लूप L1 की इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज दिस इज लेबल 1। लूप आपको पता है 2 काम करता था। पहला काम क्या करता था? ECX को डिक्रीमेंट करेगा, फिलहाल उसमें 5 अगर पड़ा है तो ये डिक्रीमेंट करके 4 कर देगा, और दूसरा क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा ECX के कंटेंट को 0 के साथ कि क्या ECX में 0 वैल्यू है, उसके हिसाब से फिर ये 0 फ्लैग को क्या करता है? सेट या रीसेट करेगा। क्योंकि अभी 4 है तो 0 फ्लैग में 0 आ जाएगा। अगर 0 फ्लैग में 0 इसका मतलब है ये क्लियर हो चुका है, तो हम दोबारा फिर लेबल L1 पर जाएंगे। अगर ये 0 फ्लैग में 1 जब तक नहीं आएगा तब तक ये अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। अगर 0 नहीं है तो हम दोबारा L1 पर जंप करते जाएंगे और फिर ESI सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को उठाया हमने और EX के अंदर स्टोर ऐड कर दिया और फिर अगले एलिमेंट पर चले गए, फिर कंपेयर किया एंड सो ऑन। तो हम क्या करें? एक हमारे पास एरे है डबल वर्ड्स की, उनके एलिमेंट को प्लस करके रिजल्ट को EAX में स्टोर कर रहे हैं और फिर अपने उस रजिस्टर के कंटेंट को एक वेरिएबल में मूव कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स हैं जहां से आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉल बाय रेफरेंस यूज हो रहा है। वो पहला पॉइंट ये है कि हम उस वेरिएबल को डायरेक्टली यहां पर यूज कर रहे हैं और जो रिटर्न कर रहा है प्रोसीजर, जो रिजल्ट है, वो भी एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो ये 2 इंडिकेशन है कि कॉल बाय रेफरेंस है। इस वजह से ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। तो यहां पर भी अगर आप नोट करें कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एरेज हों तो फिर हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे भाई? अगर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एरे का एलिमेंट यूज हो रहा है, डायरेक्ट एक वेरिएबल यूज हो रहा है और रिजल्ट को भी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हर वेरिएबल के अगेंस्ट, हर एरे के अगेंस्ट हमें एक अलग प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक काम है, जिसकी वजह से ये स्लो है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, ज्यादा प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये हमारे पास कॉलिंग प्रोसीजर है एरे सम का, जहां पर वो एरे सम जो प्रोसीजर है वो कॉल हो रहा है। ये हमारे पास एरे है डबल वर्ड्स की, यहाँ पर हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। ESI में एरे का ऑफसेट डाल दिया, ECX में काउंट डाल दिया, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 हैं, तो 5 ECX में आ जाएगा। यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं एरे सम को। जब हम कॉल करेंगे तो हम पिछले प्रोसीजर में जहाँ पर मैंने आपको बताया चले जाएंगे और यहाँ पर हम उस एरे का नाम भी यूज कर रहे हैं और साथ आउटपुट वेरिएबल का भी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम कॉल बाय रेफरेंस कह रहे थे। तो हमने ये काम नहीं करना होता, इस वजह से हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं। और कॉल बाय वैल्यू का जो पहला मेथड है वो है रजिस्टर मेथड। हमने अब वेरिएबल के अगेंस्ट कोई प्रोसीजर नहीं बनाना, बल्कि हम अपने कंटेंट्स को पहले रजिस्टर में सेव करेंगे और उन रजिस्टर्स को यूज करेंगे बिफोर कॉलिंग अ
प्रोसीजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें भी ESI के अंदर क्या है, जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा आपके एरे का वो ESI होल्ड करेगा। नंबर 2, ECX में टोटल एलिमेंट्स होंगे और जो सम स्टोर करेंगे वो EX के अंदर होगा। प्रोसीजर कॉल करने से पहले एग्जैक्टली वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप नोट करें, जो चेंज है EX को तो हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया जिस तरह पहले इनिशियलाइज किया था, लेकिन फर्क इस इंस्ट्रक्शन में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जब हम कॉल पर रेफरेंस कर रहे थे तो हमने वेरिएबल का नाम लिखा था, माय एरे लिखा था, आपको याद होगा। लेकिन क्योंकि अब ESI के अंदर उस पहले एरे, यानी हमारे पास, क्योंकि एरे तो हम वेरिएबल ही बनाएंगे ना, बेशक हमारे पास 4 एरेज हैं, 5 एरेज हैं, वो तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमने ESI के अंदर अब डालना है, क्योंकि ESI में ऑफसेट होगा इस एरे 1 का, वो हमने डाल दिया। अब ये जब हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसका मतलब है हमने डी रेफरेंसिंग करनी है। उस एरे के एलिमेंट जहां पर ESI पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाएंगे, EX के अंदर उसको ऐड कर देंगे, और फिर जब +4 कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही काम जो पहले किया, आपका कोड एग्जैक्टली वही है। फर्क ये था यहाँ पर एरे का नाम हमने लिख रहे हैं और जो रिजल्ट हमारा EX के अंदर आ गया उसको हम स्टोर भी नहीं कर रहे वेरिएबल के अंदर। बट दिस इज द की लाइन जो कि शो कर रही है कि हम कॉल बाय वैल्यू को यूज कर रहे हैं और रजिस्टर का मेथड को हम यूज कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें कौन से रजिस्टर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, शुरू में क्योंकि EX के अंदर तो सम था तो हमारे पास एक था रजिस्टर ESI जिसमें के स्टार्टिंग एड्रेस था किसका, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस इस ESI के अंदर था। और ECX में क्या था, टोटल एलिमेंट से लेट्स सपोज 5 थे। तो अब बात क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा लेट्स सपोज प्रोग्राम है, यहाँ पर हम कॉल यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कॉल करने से पहले हम चाहते हैं कि जो रजिस्टर के कंटेंट्स इससे शुरू में थे और जब ये प्रोसीजर रिटर्न करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, ये वाले एड्रेस हमें चेंज नहीं चाहिए, यानी ये वाले कंटेंट्स हमारे स्टोर हों, हमें वो चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर में क्या करता है, लूप आपके ECX को भी चेंज कर रहा है और ESI भी आपका चेंज हो रहा है। पहले फर्स्ट एलिमेंट था, फिर सेकंड एंड सो ऑन। यानी जब आपको प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो आपका ECX भी चेंज हो जाता है और ESI भी चेंज होता है। हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पुश करना पड़ेगा ESI को और ECX को स्टैक पर। अगर हम अपने कंटेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रोसीजर में चेंज अगर हो तो वेल एंड गुड, जब प्रोसीजर ओवर हो वो रिटर्न करे तो हमारे कंटेंट जो प्रीवियस थे ना वो रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और काम के लिए यूज हो रहे हो और फॉर द टाइम बीइंग हमने एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना हो या अपना कोई और काम निकालना हो, तो उस काम के लिए फिर हमें उनको पुश करना पड़ता है। और जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न से पहले हम क्या कर लेंगे, पॉप की इंस्ट्रक्शन को यूज कर लेंगे, तो पॉप कर देंगे, पॉप ECX और पॉप ESI। तो कॉल करने से पहले जो कंटेंट्स होंगे ESI और ECX के, और रिटर्न के बाद वो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, सेम। यही काम करने के लिए हम यूजेस का ऑपरेटर भी यूज करते हैं। यूजेस का ऑपरेटर कैसे करता है, ये बैकएंड पर पुश और पॉप का काम ही कर रहा होता है। हम पहले क्या करते हैं, हम अपने एग्जैक्टली जिस तरह प्रोसीजर क्रिएट करते हैं वैसे प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, लेकिन यानी हम एक्स्ट्रा लिखेंगे इसमें, वो क्या है, यूजेस का ऑपरेटर है और साथ वो रजिस्टर्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनके कंटेंट्स जो है स्टोर हो जाएं, वो चेंज ना हो आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर। तो एक्चुअली क्या होगा, देखें बाकी सारा कोड आपका वही है। तो यूजेस का ऑपरेटर, जब आपका जो मैजम है, जो असेंबलर आपका है, वो क्या करेगा, जब हमारा प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था तो जो रजिस्टर्स आपने यूजेस के बाद यूज किए हैं, जिनका आपने लिखे हैं, उनको पुश कर देगा उनके कंटेंट स्टैक पर उसने पुश कर दिया, ESI भी पुश कर दिया और ECX भी पुश कर दिया। आप अपना सारा काम कर रहे हैं, रिटर्न से पहले ये मैजम क्या करेगा, इनको पॉप कर लेगा, यानी जो भी इसका ओरिजिनल कंटेंट था, लेट्स सपोज ECX में आपका 5 पड़ा था, ESI में आपका कोई भी एक एड्रेस पड़ा था, लेट्स सपोज FC है या जो भी एड्रेस है, तो जब आपका पूरा प्रोसीजर चल गया, उसने सम कैलकुलेट कर लिया, रिटर्न करने से पहले आपका ECX दोबारा फिर 5 हो जाएगा और जो ESI है उसमें सेम एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह हम अपने कंटेंट को सेव भी कर लेते हैं और ये रिकमेंडेड मेथड है आपका कॉल बाय वैल्यू का। सो दिस इज द वन मेथड इज कॉल्ड रजिस्टर मेथड। यहाँ पर हमने देखा किस तरह हम ESI को यूज कर रहे हैं, रजिस्टर को, और ECX को यूज कर रहे हैं, और EX के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना सम स्टोर कर रहे हैं। हम इसमें कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अगर किसी और एरे के अंदर आप लेट्स सपोज को एरे आपके पास 2 है,
यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं, उनका भी सम करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जो ESI की वैल्यू है, जब ये प्रोसीजर खत्म हो गया हम अपने ESI को अपडेट कर देंगे, उसमें इस एरे 2 का ऑफसेट सेट कर लेंगे और उसका जो काउंट होगा वो ECX के अंदर डाल देंगे और दोबारा सेम प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। तो फायदा ही तब होता है कि आपका एक जर्नल जो प्रोसीजर बनाया जो कि एरे के एलिमेंट्स को यूज कर रहा है, तो एरे के एलिमेंट्स बेशक 5 हो 10 हो, किसी भी एरे पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वहां पर क्या हो रहा था, हमें जो वेरिएबल बनाते थे उसी को यूज करना पड़ता था प्रोसीजर के अंदर, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और आपने नोट किया होगा वहां पर ESI के अंदर हम 0 डाल रहे थे, जब 0 डाल रहे थे और फिर वो इंक्रीमेंट होता था, नेक्स्ट एलिमेंट के पास जा रहा था, 4 हो रहा था, 8 हो रहा था, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हम यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि हर एरे के अगेंस्ट हमें अलग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। एक और चीज डिस्कस करते जाएं साथ साथ कि हमें पुश कब नहीं करना एक रजिस्टर को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखें, जब हम यहां पर इस प्रोसीजर में देखें, सम ऑफ प्रोसीजर में हमने EX को पुश कर दिया, यानी EAX का जो कंटेंट है वो हमने स्टोर कर लिया। लेट्स सपोज EAX के अंदर पड़ा है जी हमारा 20H, ये वैल्यू पड़ी है। हमने फिर EBX को EX में ऐड कर दिया, ECX को, लेट्स सपोज हमने ये काम करना था, EX प्लस EBX प्लस ECX, एंड अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में आ जाए, EX के अंदर आ जाए। अब यहां पर देखें आप, लेट्स सपोज EX में पड़ा था, पहले 20 पड़ा था, अज्यूम करते हैं, आपने पुश भी कर दिया और 20 में EBX 30 है और ये 40 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 70 90, तो 90H हमारा EX के अंदर आ जाएगा। तो जब हम पॉप करेंगे तो पॉप का मतलब है कि जो स्टैक में पुश किया था वो तो 20H किया था, तो जब पॉप करेंगे तो EX का कंटेंट क्या मिलेगा, 20H, तो हमारा ये सम किधर चला गया भाई, ये तो फिर सारा काम खराब हो गया। तो हाँ, इसका मतलब है कि आपने EX को पुश पॉप नहीं करना, क्योंकि उसमें तो रिजल्ट आपका है, उसको अगर आपने पुश कर दिया फिर तो सारा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लिहाजा आपने ये देख कर करना है कि किस रजिस्टर को पुश करना है, किसको नहीं करना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो ESI और ECX बताया ये वैलिड था, ये एट टाइम्स आपके इनको पुश पॉप करना पड़ता है, हर रजिस्टर को पुश पॉप आपने नहीं करना। अब अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास एक जो रजिस्टर वाला मेथड है, जो कॉल बाय वैल्यू का पहला मेथड पढ़ा है हमने, ये एक फास्ट भी है आपके पास और कन्वीनियंट और इजियर भी है। हमें हमारा जो प्रोसीजर है वो वेरिएबल के साथ बाउंड नहीं हो रहा, ठीक है, हम एक ही प्रोसीजर को मल्टीपल वेरिएबल्स में चला सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है, हमारे पास कोई रजिस्टर जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, तो कुछ रजिस्टर के स्पेसिफिक पर्पसेस हैं, हमारे पास बहुत थोड़ा मार्जिन है, तो इस वजह से इनका जो अफादियत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके स्पेशल पर्पसेस होते हैं, ये प्रोसीजर के अंदर भी चेंज हो रहे होते हैं। तो ये अप्रोच बेहतर है कंपेयर टू कॉल बाय रेफरेंस। तो हम इसके बाद अगला मेथड देखेंगे यूजिंग स्टैक, कि हम पैरामीटर्स को कैसे प्रोसीजर में पास करते हैं यूजिंग स्टैक मेथड। ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। गुड लक। अल्लाह हाफिज नासिर।